हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें अभी हम लोग मेलिनोव्स्की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप लोगों को इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देना चाहती हूँ कि हमारे कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप जो इग्नू सीरीज़ कंप्लीट करवा रही हैं उसमें अगस्त कामटे से लेके और आगे के जो सभी विचारक हैं उनको आप एक एक लेक्चर में करके कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब आप लोग इग्नू सीरीज़ के अगर बिल्कुल प्रारंभ के लेक्चर से आप लोग देखेंगे तो समाजशास्त्र के उद्भव या उत्पत्ति की क्या परिस्थितियाँ बनी थी, मैंने इग्नू सीरीज़ वहाँ से प्रारंभ किया है। जैसे कि आप लोग टेनिस कोर्ट की शपथ देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति देख सकते हैं। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं आप लोगों को इग्नू सीरीज़ के बिल्कुल प्रारंभ से मिलेंगे। और फिर मैंने कामटे और जो भी उसमें प्रतिस्थापक जो सदस्य रहे समाजशास्त्र के, जैसे कि थॉस्टिन वेबलेन हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो हैं, तो इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुकी हूँ। और ये कम्प्लीटली जो बोलेंगे 100% इग्नू मटेरियल के ही हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इग्नू मटेरियल में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बोरियत लग सकती है कि क्या ये थ्योरी हम पढ़ते हैं। हमको तो बस फैक्चुअल बेस्ड डाटा मिल जाए और फिर हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लें तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दी कि ये जो इग्नू सीरीज़ है ये आप लोगों को कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मिलता है और इसके साथ ही कुछ ऐसे फैक्चुअल बेस्ड डाटा भी मिलते हैं जो कि दूसरी किताबों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इग्नू सीरीज़ उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी कि मेरी कॉम्पिटिटिव सीरीज़ भी है। कॉम्पिटिटिव सीरीज़ में इसीलिए मैंने टारगेट करके बनाया है कि यदि आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देना है तो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ से हम फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इग्नू जो है, इग्नू मटेरियल में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से समाजशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। विभिन्न विचार जो हैं उनके भी हम लोग काफ़ी डिटेल में उनकी क्या अवधारणाएं हैं उनको भी हम लोग समझते हैं। तो मेलिनोव्स्की की जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मेलिनोव्स्की के बारे में आप लोग देखे होंगे कि मेलिनोव्स्की का जीवन परिचय हम लोगों ने पहले समझा, फिर उनकी संस्कृति की क्या अवधारणा रही है, फिर उसके बाद से इनके जादू विज्ञान तथा धर्म की क्या अवधारणा है। जबकि मेलिनोव्स्की के हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने मेलिनोव्स्की के जो पहले के विचारक रहे हैं, जैसे कि विकासवादी विचारक रहे, प्रसारवादी विचारक रहे, उनकी क्या विचारधारा थी और उससे मेलिनोव्स्की किस प्रकार से प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही जो जादू विज्ञान और धर्म की अवधारणा के लिए ईवी टाइलर, फ्रेजर, दुर्खाइम, इन विचारकों के क्या विचार थे और इनको क्रॉस करते हुए या इस पे प्रतिक्रिया अपनी दिखाते हुए मेलिनोव्स्की ने अपनी स्वयं की किस प्रकार से जादू विज्ञान तथा धर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो अभी तक तो हम लोगों ने उन विचारकों को पढ़ा जिनकी वजह से मेलिनोव्स्की के अंदर ये सारी अवधारणाओं को समझने की जो क्षमता थी वो विकसित हुई थी। अब हम लोग मेलिनोव्स्की की क्या विचारधारा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेलिनोव्स्की का दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक बहुत ही इनका प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है विशिष्टता में सार्वत्रिकी। अब ये क्या होता है इसको हम जस्ट अभी एक सिंपल से तरीके से मैं बता दे रही हूँ, बस उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे आगे। विशिष्ट मीन्स कोई पर्टिकुलर होता है, जैसे कि इन्हीं के एग्जाम्पल को लेते हैं कि ये ट्रोबियन आइलैंड है। यहाँ पे इसकी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति या सांस्कृतिक परिस्थिति, विभिन्न जो वहाँ की सिचुएशन रही है वो किस प्रकार की रही, इसको इन्होंने अध्ययन किया था। और फिर उसी अध्ययन को इन्होंने पूरे जो समाज है उन पे लागू किया था। तो यही इनकी विशिष्टता में सार्वत्रिकी का कॉन्सेप्ट है, अर्थात पर्टिकुलर में यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग समझते हैं कि मेलिनोव्स्की के विचार
मेलिनोव्स्की के विचार उस सीमा रेखा पर हैं। यहाँ पे एक टाइम लाइन की बात हम करते हैं कि यहाँ से विचारकों की मेलिनोव्स्की, अगर हम यहाँ पे मेलिनोव्स्की को खड़ा पाते हैं तो मेलिनोव्स्की के पहले के विचारक जो थे उनकी सोच कुछ और थी और मेलिनोव्स्की ने एक नई पीढ़ी की शुरुआत की थी। इसके बाद के विचारकों के सोचने का या अध्ययन करने का तरीका बदल गया था। तो मेलिनोव्स्की के विचार उस सीमा रेखा पर हैं जहां एक ओर मानव व्यवहार के पहले से चले आए सार्वत्रिक रूप से वैध सिद्धांत हैं, अर्थात जो कि पहले से ही चला आ रहा था कि ये चीज़ ऐसे ही सही है और उसी को मानते आ रहे थे। तो इसके पहले की स्थिति जो थी वो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर समाज विशेष में अनुभवाश्रित अनुसंधान के प्रति नई नई ललक दिखाई देती है। तो इसके मेलिनोव्स्की के बाद का अगर टाइमलाइन देखें तो उसमें मेलिनोव्स्की ने इसको प्रारंभ किया था और फिर लोग अनुभवों के आधार पे किस प्रकार से अध्ययन करना है, तो ये जो तरीका था या जो पैटर्न था वो हमें मेलिनोव्स्की के बाद में दिखाई देता है। और वही मैंने कहा कि यहाँ पे हम मेलिनोव्स्की को पाते हैं। मेलिनोव्स्की ने उस नए चरण को शुरू किया जिसमें समाज विशेष की सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षित एवं संग्रह की हुई सामग्री को अत्यधिक महत्व दिया गया था। तो यहाँ पे मेलिनोव्स्की आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि इनका जो मेन फोकस था वो यही था कि जब हम कभी किसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक हम वहाँ पे निरीक्षण परीक्षण करेंगे और उससे फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इस पे इनका फोकस सबसे ज़्यादा था। इस प्रकार वह एक ऐसा निशास्त्री हैं जो पुराने प्रश्नों के नए ढंग से उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न वही थे, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न तो वही थे, प्रश्न कभी बदलते तो है नहीं, नए नए जब तरीके बदलते हैं उसके अनुसार फिर प्रश्न बदलते हैं। तो उस समय तक प्रश्न तो वही थे, लेकिन मेलिनोव्स्की उसको नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे और उसका उत्तर नए तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नाडेल के मत में अगर मेलिनोव्स्की का अर्थ खोजने का तरीका भले ही बहुत सहज हो और परिष्कृत न हो, फिर भी यह विज्ञान, धर्म और जादू टोने के अध्ययन का नया तरीका जरूर है। तो ये बात नाडेल ने कहा था, SF नाडेल ने कहा था। इन्होंने कहा था कि जो मेलिनोव्स्की हैं इनके जो भी वहाँ पे कोई भी समाज में जो क्रिया दिख रही है उसका अर्थ खोजने का तरीका बहुत ही सरल भले है और बहुत ही परिष्कृत तरीके का नहीं है, अर्थात उसको हम बहुत अच्छे से छानबीन नहीं करें या जो कुछ भी है ऐसा रहे तो, लेकिन फिर भी जो विज्ञान, धर्म और जादू टोने का इन्होंने अध्ययन किया था ये तरीका अपने आप में बिल्कुल नया था, क्योंकि मेलिनोव्स्की ही प्रथम ऐसे विचारक थे जिन्होंने सहभागी अवलोकन को प्रारंभ किया था। यह मानना पड़ेगा कि इस नए मार्गदर्शन के अभाव में उनके उत्तरवर्ती निशास्त्री वह प्रगति नहीं कर सकते थे जो उन्होंने बाद में की। तो ये बात कहते हैं नाडेल कि ये भी मानना पड़ेगा हमें कि जो इनके नए मार्गदर्शन के अभाव में, अर्थात इनके मार्गदर्शन से पहले जो इनके बाद के निशास्त्री थे वह प्रगति नहीं कर सकते थे जो कि उन्होंने की या कर पाए। तो इस प्रकार से नाडेल का यहाँ पे विचार देखने को मिलता है। यहीं पे अगर रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी कहा है कि मेलिनोव्स्की ने जिस व्यवस्थित तरीके से जादू, विज्ञान तथा धर्म की अवधारणा का तर्कपरक व्याख्या किया है वह शायद ही कोई कर पाता। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी इस बात को माना है।
अब यहाँ पे मेलिनोव्स्की ने जिस प्रकार धर्म और जादू टोने के अर्थ और प्रकार को प्रदर्शित किया, उससे सामाजिक स्थितियों में मानव हितों में उनकी गहरी रुचि का पता चलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी समुदाय में जा के रह रहा है और वहाँ की भाषा सीख रहा है, फिर वहाँ की एक एक जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, अर्थात ये बात प्रूफ होती है कि उनकी उसमें रुचि काफ़ी ज़्यादा थी। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार मेलिनोव्स्की की मानवीयता एक ओर उन्हें नृशास्त्र को विज्ञान के स्तर से उठाकर कला के स्तर तक ले जाने में मदद करती है, तो दूसरी ओर वह मानव जीवन की संवेदनशील वास्तविकता को और विज्ञान के नीरस अमूर्तीकरण को मिलाने में भी सफल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो विज्ञान होता है उसको हम नीरस ही मानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से मेलिनोव्स्की ने जो मानव जीवन की संवेदनशीलता है, क्योंकि उनके बीच में रह के उनकी एक एक हाव भाव को, भावनाओं को समझने की कोशिश उन्होंने की थी, तो मानव जीवन की संवेदनशीलता और विज्ञान के नीरस अमूर्तीकरण को एक साथ मिलाने का काम मेलिनोव्स्की ने किया है। इनकी एक लौकिक क्षेत्र की अवधारणा है। ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको इनर वर्ल्डली भी कहते हैं। तो लौकिक क्षेत्र का अर्थ ही ये होता है कि जिसे हम अपने लौकिक जगत की बात कर लें तो यही हमारा लौकिक क्षेत्र होता है, जिसे हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग सेकुलराइजेशन या लौकिकीकरण की अवधारणा के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपने कॉम्पिटिटिव सीरीज़ में कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से लौकिक क्षेत्र जो होता है वो विज्ञान के तर्क परक सिद्धांतों पे आधारित होता है। वह कभी भी किसी ऐसे अविश्वास पे नहीं विश्वास करना चाहता है जिसके बारे में कुछ रहस्यमयी जैसी बातें हों, तो उस पर वो विश्वास नहीं करता है। मेलिनोव्स्की अपनी बात एक प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर लौकिक क्षेत्र की बात करें तो मेलिनोव्स्की अपनी जो बात है वो एक प्रश्न से ही प्रारंभ करते हैं, और प्रश्न यह है कि क्या आदिम लोगों का जो दृष्टिकोण है वह तर्क पे आधारित है। तो ऐसा मेलिनोव्स्की बोलते हैं। उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्या ये जो आदिम लोग हमें दिख रहे हैं, इनका जो दृष्टिकोण है, इनका जो सोचने समझने का तरीका है या नज़रिया है, वो क्या तर्कों पे आधारित है। क्या उनका अपने आसपास के वातावरण पर तर्क संगत नियंत्रण होता है। मेलिनोव्स्की ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हर आदिम समुदाय के लोगों के पास ज्ञान का काफ़ी बड़ा भंडार है। मेलिनोव्स्की ने ये महसूस किया कि हर आदिम समुदाय जो है उन लोगों के पास ज्ञान का काफ़ी बड़ा भंडार होता है, जो कि अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। उनका यह अनुभवाश्रित ज्ञान तर्क युक्ति में विश्वास पर आधारित है। मेलिनोव्स्की ने इसे ही जीवन का लौकिक पक्ष कहा है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो लौकिक पक्ष की अवधारणा आखिर में क्या है मेलिनोव्स्की की, ये क्लियर हो गई होगी। अर्थात ये मानते हैं मेलिनोव्स्की कि जादू टोने, ये जो धर्म है, ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, ट्रोबिएंट आइलैंड के लोग जो थे, उनके बहुत ऐसे क्रियाकलाप थे जो कि तार्किकता पे आधारित थे। और ये कैसे थे इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके पहले एक विचारक आते हैं, लुसियन लेवी ब्रुल। इसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कहीं सुना होगा, लेकिन चूंकि ये इग्नू की किताब में इनका जिक्र है तो हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। इन विचारक का अपने आप में इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इन्होंने कहा था, लुसियन लेवी ब्रुल ने कहा था कि जो आदिम समाज है या जो आदिम समाज में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में तार्किकता की कमी पाई जाती है। वो इतने ज़्यादा तार्किकता बेस्ड नहीं होते हैं। तो उन्हीं को क्रॉस करते हुए मेलिनोव्स्की ने कहा था कि नहीं, आदिम समाज में जो लोग हैं
उनमें ऐसे बहुत से क्रियाकलाप होते हैं जो कि तार्किकता पे आधारित होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लुसियन लेवी ब्रुल का जन्म 1857 में हुआ। ये तो आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, 1857 की क्रांति भी हमारे भारत में जो हुई है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाता है। तो लुसियन लेवी ब्रुल का जन्म 1857 में हुआ और मृत्यु इनकी 1939 में हुई। वह फ्रांसीसी समाजशास्त्री तथा नृजाति शास्त्री और दरखाइम के सहयोगी थे। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तकों में हाउ नेटिव्स थिंक्स और प्रिमिटिव मेंटेलिटी जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी, हाउ नेटिव थिंग्स जो है वो 1926 में प्रकाशित हुई थी। ये दो पुस्तकें उनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस पे आप लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा के अपने ज़रूर माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी आने वाले एग्ज़ाम में ये बुक पूछ दिया जाए और बोल दिया जाए कि हाउ नेटिव्स थिंक ये किसकी पुस्तक है, या फिर प्रिमिटिव मेंटालिटी किसकी पुस्तक है। तो ये लुसियन लेवी ब्रुल की है, जो कि आप लोगों को शायद ही कहीं देखने को मिली होगी ये बुक। इन दोनों पुस्तकों का फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद लिलियन ए क्लेयन ने किया है। फ्रेंच में ये पुस्तकें 1912 से 1922 के बीच में प्रकाशित हुई थी। इन दोनों पुस्तकों में लेवी ब्रुल ने उन तमाम मानव मूल्यों, आचार व्यवहार तथा विश्वासों का विवेचन किया जिन्हें समाज के सभी सदस्य मानते हैं और कालांतर में अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि आदिम लोगों की काल्पनिक मान्यताएं, विश्वास तथा अन्य विचार उनकी सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। उनका कहना था कि एक समूह के विचार दूसरे समूह के विचारों से भिन्न होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और माइंड में क्लिक कर रही होगी कि जब मालिनोव्स्की की अगर हम विचारधारा की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक समूह का जो विचार है उसको हम दूसरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और यही इनकी जो हमें एक पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की जो अवधारणा है वो हमें विशिष्ट से या विशिष्ट में सार्वत्रिकी की अवधारणा है उसमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके जस्ट विपरीत लुसियन लेवी ब्रुल कहते हैं कि एक समूह का जो विचार होता है वो दूसरे समूह के विचार से भिन्न होता है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि किस प्रकार ये विचार तार्किक सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनका मत था कि आदिम समाज की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि आधुनिक समाज जैसी नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने माना था कि जो आदिम समाज की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है वो आधुनिक आज के समाज जैसी नहीं थी। वह आदिम समुदायों में पाई जाने वाली विचार संरचना को पूर्व तार्किक मानते थे, अर्थात प्री लॉजिकल, अर्थात जिसमें तार्किकता से पहले ही स्टेप उठा लिए जाते थे। तो ये बात इन्होंने की है, ये मानते थे क्योंकि उनके मतानुसार आदिवासी स्वाभाविक कार्य कारण संबंध को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ये लाइन दिख रही है कि आदिवासी जो होते हैं वो कार्य कारण संबंधों को नहीं समझ पाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि लेवी ब्रुल ने सामाजिक कार्यकलापों से जुड़े विचारों के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जबकि दरखाइम ने केवल सामाजिक कार्यकलापों का अध्ययन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को लुसियन लेवी ब्रुल से संबंधित जो दो फैक्ट्स हैं वो ये देखने को मिले इनकी पुस्तकें, हाउ नेटिव्स थिंक्स 1926 और प्रिमिटिव मेंटालिटी 1923। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन्होंने बताया था मालिनोव्स्की ने, जो लेवी ब्रुल नाम भी इन लोगों के लुसियन लेवी ब्रुल जो हैं इनको जब क्रॉस करते हुए इन्होंने बताया था कि जो ट्रोबियन द्वीपवासी थे उनमें किस प्रकार से तार्किकता पाई जाती थी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है, इसमें है कि किस प्रकार से ये लोग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जो स्वीट पोटैटो होता है इसे
ये आप लोगों को इमेज में दिख रहा है स्वीट पोटैटो, इसे हम लोग स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इसे और नामों से भी जाना जाता है। तो इसके बाद इसकी खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे टोबिन द्वीपवासी जो थे वो जो खेती करते थे, तो यहाँ पे बताने का इनका मेलनॉस्की का मेन तर्क यही था कि इनको जो खेती वहाँ पे होती थी उसके बारे में प्रचुर ज्ञान था। उनको पता था कि कब बारिश होगी, हमें कब बीज डालने हैं, कब किस प्रकार से उसमें से घास निकालने हैं, अगर बारिश कम होती है तो हमें क्या करना है, बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो क्या करना है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो टोबिन द्वीपवासी थे वो सिर्फ जादू टोने में ही विश्वास करते थे, बल्कि उनके अंदर तार्किकता भी पाई जाती थी। उनके अंदर मौसम का ज्ञान था। उनको पता था कि किस मौसम में हम किस प्रकार से कौन सी फसल उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि इसमें जो टोबिन द्वीपवासी थे इनमें जो खेती बाड़ी का हमें प्रचलन देखने को मिलता है ये पूरी तरह से तार्किकता पे आधारित थी। वो अलग बात है कि उनको पता था कि अगर मौसम सही नहीं रहा या बारिश अच्छी नहीं रही तो फसल बर्बाद हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो फसल डालने का शुभारंभ करते थे तो उसके पहले वो कुछ जादू टोने करते थे। किस लिए करते थे? जो कुछ रहस्यमयी अगर कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में ये नहीं जान पाते हैं तो उनसे निजात पाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए वे इन सारे जो जादू टोने टोटके थे वो उसका पालन करते थे, या ये बोले कि वह अपने क्रियाकलाप में उसे समाहित करते थे। अब यहाँ पे हम लोग एक और उदाहरण समझेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टोबिन द्वीपवासियों द्वारा केनों का निर्माण होता था। यहाँ पे केनों का निर्माण, केनो क्या होता है? केनो जो होता है वो एक प्रकार की नाव होती है। यहाँ पे मैंने चित्र इसलिए मेंशन कर दिया है कि आप लोग जब भी अगर इमेज जो होती है वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाती है, तो जब हम इमेज के थ्रू जब समझते हैं तो हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है। अब आप लोगों ने जब खेतों की बात देख लिए तो अच्छा ठीक है, वहाँ के लोग जो खेती बाड़ी करते थे उसमें वो तार्किकता का यूज़ करते थे, ये माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण इन्होंने केनो जो होता है वो एक प्रकार का नाव होता है और ये एक सकरे आकार टाइप में बनाते हैं लोग। तो ये ऐसा उनका मानना था, चूँकि वो उनके बीच में रहे थे और देखे थे, तो उनका ऐसा मानना था कि जब वो लोग नाव बनाते थे तो उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, तो ये जो लेंथ है, लंबाई है, उसी के अनुसार से आखिर में इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है उसका ज्ञान उन्हें था। या फिर द्रव्य गतिकी की बात करें, या फिर हमें किस प्रकार से इसका जो पुर्जे बनाने हैं, मैकेनिज़्म है, ये कहेंगे कि इनको मैकेनिकल का अर्थात यांत्रिकी का भी उतना ही ज्ञान था, द्रव्य गतिकी का इनको ज्ञान था। इनको पता था कि हमें अपनी नाव को किस प्रकार से बनाना है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा अगर बड़ी लहर आ रही है तो उससे हमें कैसे क्रॉस करना है इजली, या फिर हवाएं तेज चल रही हैं तो हम अपने नाव को किस प्रकार से बैलेंस बना सकते हैं। तो ये जो सारी नॉलेज है ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जादू टोने पे ही निर्भर थे, बल्कि इनके में तार्किकता भी दिखती थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि इनके अध्ययन में इन्होंने महसूस किया कि लौकिक क्षेत्र का भी इनके पास उतना ही ज़्यादा महत्व था। इन्हें पता था कि हम हर किसी को जादू टोने के भरोसे हर किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर मेलनॉस्की ने एक एग्जाम्पल दिया है कि उनके बीच में जाके अगर कोई व्यक्ति कहे कि अगर मान लेते हैं कि आपको खेती करते हैं और आप लोगों को जादू टोने में इतना विश्वास है तो फिर जादू टोने के भरोसे ही छोड़ देते हैं, फसल अच्छी हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति उनके सामने जाके और ऐसा कहता है तो वो लोग हल्की सी स्माइल कर देते हैं, अर्थात मुस्कुरा के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि आखिर में हमें क्या करना है। हम सिर्फ जादू टोने के भरोसे वहाँ पे
अपनी फसल नहीं उगा सकते हैं। हालांकि ये बात बाद में भी सामने आई है। कुछ 1915 के आसपास मेलिनोस्की ने इसका अध्ययन किया था, लेकिन अभी कुछ 1990 के दशक के आसपास में एक ब्रिटेन में आया था, न्यूज़ में चर्चा में आया था, जो कि इग्नू के बुक में मेंशन किया गया है कि आज भी जो है वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या टोबियन द्वीप के लोग जो हैं वो आज भी, चाहे वो केनों का निर्माण करते हैं या फिर जो फसल का जो इन लोगों का खेती बाड़ी का प्रचलन है उसमें सेम वैसे ही सारी चीज़ों का अनुपालन ये लोग करते हैं जैसा कि उस समय मेलिनोस्की ने अपने अध्ययन में लिखा है। तो आप लोगों को ये अभी समझ में आ रहा होगा कि हालांकि अगर देखिए तो पश्चिमी यूरोपीय देशों का प्रभाव हर जगह है, दुनिया के हर कोने में हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज भी वहाँ पे सारा प्रभाव होते हुए भी वे लोग आज भी इन सारी जो जादू टोने की क्रियाकलाप हैं उसका पालन करते हैं। और वो शायद इसी विश्वास में करते हैं, उन्हें पता है कि इससे हमारा सब कुछ सही नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को, उस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं कि उससे जो एक चली आई है परंपरा वो वैसे ही बनी रहे और हमारा जिस प्रकार से सुख समृद्धि का जो माहौल है वहाँ पे वो वैसे ही वहाँ पे कायम रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ क्रियाकलाप भी होते थे, पूजा पाठ इस तरीके से, कुछ जो टोने टोटके या जादू टोने किए जाते थे, या फिर इस तरीके की कुछ वहाँ पे जो फसल के पैदा होने के बाद की कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती थी, उन लोगों में उत्साह देखने को मिलता था। तो ये मैंने इसीलिए मेंशन किया था कि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। अब यहाँ से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मेलिनोस्की ने जादू को, विज्ञान को, इन दोनों को पवित्र माना है। इन्होंने ये अपने, चूँकि लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाते हैं और मैंने आप लोगों को बताया कि आधी बुक इग्नू की सिर्फ मेलिनोस्की हैं, तो उनको हम सिर्फ 2 लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जादू और विज्ञान दोनों को उन्होंने पवित्र माना है, और जादू और धर्म, इन दोनों को इन्होंने पवित्र माना है। तो इसके बारे में, और कुछ इनमें समानताएं भी पाई जाती हैं और कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस पे मेलिनोस्की पे एक और लेक्चर बनेगा जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद से हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।